नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम रिट साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 12 देखेंगे। और जैसा कि आपको पता ही है कि यूनिट वाइज पढ़ रहे हैं, तो यूनिट फर्स्ट का ये पार्ट 11 है। ठीक है, तो रिट साइकोलॉजी के हमारे यूनिट वाइज लेक्चर्स चल रहे हैं। टोटल अब तक 11 लेक्चर्स हैं वो अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं वीडियोज़ तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसके साथ ही आपको और भी कई लिंक्स मैंने प्रोवाइड किए हैं डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी आप देख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। बहुत सारे वीडियोज़ हैं बने हुए जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो देख लीजिएगा आप, है ना। और जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे चैनल पर 50 क्वेश्चंस के क्विज़ स्टार्ट हो चुकी है। 50 प्रश्नों की है ये, और 50 प्रश्नों में से मैंने अब तक 6 प्रश्न पूछ भी लिए हैं। आज मैं पूछूंगी क्वेश्चन नंबर 7वां प्रश्न है। आप अच्छे से सुन लीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, जीवन का अनोखा काल। जीवन का अनोखा काल किसे कहा गया है? मतलब जीवन का अनोखा काल कौन सी अवस्था को कहा गया है? आपको ये बताना है कि अनोखा काल जो है जीवन का, ये कौन सी अवस्था को कहा गया है। ऑप्शन ए है शेषावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोर अवस्था, और ऑप्शन डी है प्रौढ़ अवस्था। ठीक है, आप मेरे वीडियो लेक्चर्स देख रहे होंगे तो आपने इसका आंसर एक बार में ही आपके दिमाग में क्लिक हो गया होगा कि इसका आंसर ये होगा। मैंने इसको बताया हुआ है अपने वीडियोस में, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके आंसर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा गया है? ऑप्शन ए है शेषावस्था को, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था को, ऑप्शन सी है किशोर अवस्था को, और ऑप्शन डी है प्रौढ़ अवस्था को। ठीक है, तो ये आपको मुझे नीचे कमेंट करके आंसर इसका बताना है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम विकास की विभिन्न अवस्थाएं पढ़ रहे हैं, और विभिन्न अवस्थाओं में सबसे पहले हमने पढ़ा था गर्भावस्था के बारे में। कंप्लीट पूरा डिटेल में अच्छे से हमने इस अवस्था को पढ़ रहा था। इसके बाद हमने पढ़ी थी शेषावस्था। ठीक है, दूसरी अवस्था में। तीसरे नंबर पे हम पढ़ रहे हैं बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था का एक वीडियो इससे पहले आ चुका है जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं, महत्वपूर्ण कथन बताए हैं, कौन से मनोवैज्ञानिक ने कौन सा कथन कहा है, इंपॉर्टेंट, और वो भी विथ ट्रिक के माध्यम से मैंने उसको समझाने की पूरी कोशिश की है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ट्रिक पसंद भी आई होगी और वीडियो समझ में भी आया होगा। आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट बना रखी है एक्चुअल में मैंने रिट साइकोलॉजी के नाम से, तो उस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं। तो बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता। तो देखिए इस अवस्था में क्या होता है, बाल्यावस्था में शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है, एक है ना इस अवस्था में। तो बाल्यावस्था जो है प्रारंभ होती है कब से? 6 या 7 वर्ष से प्रारंभ हो जाती है ना, 5 या 6 वर्ष से स्टार्ट हो जाती है। तो 6 या 7 वर्ष में क्या होता है, इसकी आयु के बाद बालक का शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है ना। और यह स्थिरता उसकी शारीरिक व मानसिक शक्तियों को दृढ़ता प्रदान करती है। बालक की जो शारीरिक और मानसिक शक्ति होती है ना, उसको दृढ़ता प्रदान करती है ये स्थिरता, जो स्थिरता आती है ना इस एज में। और उसका मस्तिष्क परिपक्व सा और वह स्वयं व्यस्त सा जान पड़ता है। मतलब इस अवस्था में क्या हो जाता है, उसका मस्तिष्क परिपक्व हो जाता है ना। और खुद वो कैसा जान पड़ता है, खुद वो वयस्क सा जान पड़ता है ना, बड़े के जैसा दिखता है। और रॉस क्या कह रहे हैं, देखिए रॉस ने कहा है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है याद रखिएगा, रॉस क्या कह रहे हैं, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल। किसने बताया है? रॉस ने बताया है। कौन सी अवस्था को? बाल्यावस्था को क्या कहा है इन्होंने? मिथ्या परिपक्वता का काल। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और है, एक क्या कहा है इन्होंने, शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ये जो पहले नंबर पे मैंने विशेषता ली है ना, शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता, इस जो विशेषता को रॉस ने सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कहा है बाल्यावस्था की। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। दूसरी विशेषता है मानसिक योग्यताओं में वृद्धि।
मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। तो देखिए ये जो अवस्था है बाल्यावस्था, इसमें मानसिक योग्यताओं में उसकी वृद्धि होती है बच्चे में, है ना, बालक के। उसकी संवेदना और प्रत्यक्षीकरण की शक्तियों में वृद्धि होती है। जो उसकी इमोशंस होते हैं ना, संवेदना, उसमें भी वृद्धि होती है और प्रत्यक्षीकरण की शक्ति में भी वृद्धि होती है। और वह विभिन्न बातों के बारे में तर्क और विचार करने लगता है। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में। वह साधारण बातों पर अधिक देर तक अपने ध्यान को केंद्रित कर सकता है। आपने देखा होगा कि जो छोटा शिशु होता है, शिशुअवस्था में बालक लंबे समय तक ध्यान केंद्रित नहीं करता है। उसका ध्यान मतलब चंचल होता है, वो इधर उधर मतलब थोड़ी सी देर में भटक जाता है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा रो रहा है, आपने वो सपोज किसी चीज़ के लिए रो रहा है और आपने इसको टॉफ़ी या चॉकलेट कुछ पकड़ा दिया, तो उसका तुरंत ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। वो इस ध्यान से तुरंत दूसरे ध्यान में आप डाइवर्ट कर सकते हैं, या कोई टॉय देकर उसको डाइवर्ट कर सकते हैं ना। लेकिन जो ये बाल्यावस्था है ना, इसमें क्या होता है, बालक का ध्यान केंद्रित हो जाता है ना। वह साधारण बातों पर बहुत देर तक अपने ध्यान को केंद्रित कर सकता है। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में। और उसमें अपने पूर्व अनुभवों को स्मरण रखने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है। मतलब जो भी उसके साथ पूर्व में हुआ है ना, अच्छा या बुरा, जो भी चीज़ होती है वो उसको अपने स्मरण में, अपने माइंड में रखता है, याद रखता है ना। तो ये चीज़ होती है। थर्ड विशेषता है जिज्ञासा की प्रबलता। जो बाल्यावस्था होती है, इस अवस्था में जिज्ञासा की प्रबलता होती है। जो क्यूरियोसिटी होती है ना, वो बच्चे की बहुत तेज होती है। उसको बहुत सारे सवालों के जवाब पूछने होते हैं, और वो सवाल थोड़े हाई लेवल के होते हैं। शिशुअवस्था में क्या होता है, नॉर्मली बच्चा ये पूछ के रह जाता है कि ये क्या है ना। उसको हमने बता दिया बेटा ये बॉल है, तो वो आगे इसके सवाल नहीं करेगा। ये क्या है, आपने बता दिया ये टेबल है, तो वो उसके आगे सवाल नहीं करेगा। लेकिन जो बाल्यावस्था आती है ना, बाल्यावस्था में उसकी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा तीव्र होती है, तेज होती है। तो वो पूछेगा ये क्या है, आप बोल देंगे ये टेबल है। अब इस अवस्था में बच्चा ये पूछेगा मम्मी ये किसकी बनी है, या पापा ये किसकी बनी है, या टीचर से पूछेगा, जिससे भी पूछेगा कि ये किस चीज़ की बनी है, आप बोल देंगे बेटा ये लकड़ी की बनी है। तो इसको कौन बनाता है, उसके सवाल इतने हाई लेवल के हो जाएंगे ना उस समय। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में, ठीक है। और मतलब इतनी तेज हो जाती है बालक की जिज्ञासा, है ना। और वह जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है ना, उसके बारे में प्रश्न पूछकर क्या करता है, हर तरह की जानकारी प्राप्त करता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया, टेबल, चेयर, कुछ भी चीज़ के लिए बारे में वो पूरी जानकारी लेना चाहेगा। वो सिर्फ इतने से संतुष्ट नहीं होता है कि क्या है, और आपने बोल दिया बेटा ये तो पेन है, या पेंसिल है, या टेबल है, चेयर है, नहीं। वो इसके आगे भी प्रश्न करेगा कि ये किस चीज़ के बने हैं, इन्हें कौन बनाता है, ये कैसे बनते हैं, मतलब बहुत सारे उसके सवाल हो जाते हैं, है ना। तो एक तो हो गया जिज्ञासा की प्रबलता। फिर इसके बाद है वास्तविक जगत से संबंध। चौथी विशेषता है वास्तविक जगत से संबंध। इस अवस्था में क्या होता है, बालक शिशुअवस्था के काल्पनिक जगत का परित्याग करके वास्तविक जगत में प्रवेश करता है। शिशुअवस्था में कैसे रहता है, काल्पनिक जगत में रहता है, अपनी कल्पनाओं की दुनिया बना के रखता है ना, इमेजिनेशन की। और जब बाल्यावस्था आती है तो वो रियल वर्ल्ड में, मतलब वास्तविक जगत से संबंध रखता है। उसको पता रहता है एक्चुअल में कौन सी चीज़ क्या है ना। हर चीज़ का उसे ज्ञान होने लग जाता है। वह उसकी प्रत्येक वस्तु से आकर्षित होकर उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहता है ना। इसके बाद देखिए स्ट्रेंग क्या कहते हैं, स्ट्रेंग का कथन है कि बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है और उसके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। तो वास्तविक जगत से बच्चे का संबंध हो जाता है बालक का। इसके बाद देखिए पांचवी विशेषता है रचनात्मक कार्यों में आनंद। बच्चे को रचनात्मक कार्यों में आनंद आने लग जाता है। रचनात्मक कार्य मतलब क्रिएटिव वर्क। जो क्रिएटिव वर्क होता है ना, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ होती हैं, क्रिएटिव वर्क होता है, उसमें उसको इंटरेस्ट आने लग जाता है। मतलब रचनात्मक कार्यों में उसको आनंद आने लग जाता है ना। और घर से बाहर किसी प्रकार का कार्य वह करना चाहता है, जैसे बगीचे में काम करेगा, औजारों से लकड़ी की वस्तुएं बनाएगा, मतलब बिल्कुल जो क्रिएटिव वर्क होता है ना, वो उसको बच्चे को बहुत पसंद आने लग जाता है ना। और जैसे कि बालिकाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो क्या करती हैं, घर में कोई ना कोई कार्य करना चाहती हैं। जैसे कोई भी छोटा मोटा कार्य वो करने लग जाती है, जैसे कढ़ाई करना, सीना पिरोना, मतलब जो भी लड़कियों के कार्य होते हैं वो थोड़ा बहुत वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करने लग जाती हैं, है ना। तो रचनात्मक कार्यों में आनंद आने लग जाता है। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में। इसके बाद देखिए छठा विशेषता है सामाजिक गुणों का विकास।
इस अवस्था में क्या होता है, बालक में सामाजिक गुणों का विकास भी होता है। बालक क्या करता है, विद्यालय के छात्रों और अपने समूह के सदस्यों के साथ पर्याप्त समय बिताता है ना, समय व्यतीत करता है, और इसी कारण क्या होता है, उसके सामाजिक गुणों का विकास होता है ना। और जैसे कि सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता, आज्ञाकारिता है ना, आदि गुणों का विकास होने लग जाता है। वो बात को समझने लग जाता है ना, सहयोग करने लग जाता है, हेल्प करने लग जाता है, सहनशीलता आ जाती है, आज्ञाकारी बन जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो सामाजिक गुणों का विकास भी होने लग जाता है। कौन सी अवस्था में, बाल्यावस्था में, ठीक है। इसके बाद देखिए 7वीं विशेषता है नैतिक गुणों का विकास। नैतिक गुणों का विकास भी कौन सी अवस्था में होने लग जाता है, बाल्यावस्था में होने लग जाता है। तो देखिए स्ट्रैंग क्या कह रहे हैं इस अवस्था के बारे में, स्ट्रैंग क्या कह रहे हैं कि 6, 7 और 8 वर्ष के बालकों में अच्छे बुरे के ज्ञान का और न्यायपूर्ण व्यवहार, ईमानदारी, सामाजिक मूल्य की भावना का विकास होने लग जाता है। कौन सी एज में, 6, 7, 8 वर्ष के बालकों में अच्छे बुरे का ज्ञान है ना, न्यायपूर्ण व्यवहार की ये गलत है ये सही है ना, ईमानदारी और सामाजिक मूल्य की भावना का विकास। तो ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं कौन सी अवस्था में, बाल्यावस्था में। इसके बाद देखिए 8वीं विशेषता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। तो देखिए हमने शेषावस्था पढ़ी थी। शेषावस्था में बालक का व्यक्तित्व कैसा था, अंतर्मुखी था। शेषावस्था में अंतर्मुखी था, और जैसे ही बाल्यावस्था आती है उसमें बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है ना, क्योंकि वह एकांत प्रिय और केवल अपने में रुचि लेने वाला होता है। कौन सी अवस्था में, शेषावस्था में बालक क्या करता है, अंतर्मुखी होता है, क्योंकि वह एकांत प्रिय और केवल अपने में रुचि लेने वाला होता है। लेकिन बाल्यावस्था में क्या होता है, बाल्यावस्था में वह बहिर्मुखी हो जाता है। क्यों, क्योंकि वह बाह्य जगत में रुचि उत्पन्न उसकी हो जाती है, वो बाह्य जगत में रुचि लेने लग जाता है, वह अन्य व्यक्तियों के, वस्तुओं के और कार्यों का अधिक से अधिक परिचय प्राप्त करना चाहता है। तो वो कैसा हो जाता है बाल्यावस्था में, बहिर्मुखी, और शेषावस्था में कैसा रहता है, अंतर्मुखी, ठीक है। और इसके अलावा देखिए युंग ने विभिन्न व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। किसने किया है, युंग ने। और इस अवस्था में बालक सामाजिक एवं बाहरी वातावरण में घुल मिल जाता है, स्वयं को ऐसा बनाना चाहता है कि बाहरी लोग उसे पसंद करें। कौन सी अवस्था में, बाल्यावस्था में, ठीक है। तो बाल्यावस्था में बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास हो जाता है बच्चे में, है ना। इसके बाद देखिए 9वीं विशेषता है संवेगों का दमन व प्रदर्शन। संवेगों का यानी इमोशंस का, है ना, दमन व प्रदर्शन। तो देखिए बालक अपने संवेगों पर अधिकार रखना और अच्छी और बुरी भावनाओं में अंतर करना जान जाता है। जो बच्चा है, बालक है, वो अपने संवेग, इमोशंस हैं, उन पे अधिकार रखना और अच्छी और बुरी भावना जो होती है ना, उनमें अंतर करना सीख जाता है। कौन सी अवस्था में, बाल्यावस्था में, है ना। वह उन भावनाओं का दमन करता है जिनको उसके माता पिता और बड़े लोग पसंद नहीं करते हैं, है ना। तो बच्चा क्या होता है, ये समझने लग जाता है इस एज में, तो वो उन वैसे इमोशंस को हटा देगा जो बड़े पसंद नहीं करते, वो उनके जैसे कार्य करेगा जो बड़े पसंद करते हैं, है ना। तो इस अवस्था में क्या होता है, संवेगों का दमन भी होता है और प्रदर्शन भी होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए 10वीं विशेषता है संग्रह करने की प्रवृत्ति। इस अवस्था में क्या होता है, संग्रह करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बालक विशेष रूप से कांच की गोलियों, टिकटों, मशीनों के भागों, पत्थर के टुकड़ों का संचय करते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को कि कुछ भी उन्हें मिल जाता है, तो जैसे कांच की गोलियां होती हैं, तो उनको खेलने के लिए उनका इकट्ठा संग्रह करेंगे, उनको इकट्ठा कर लेंगे। कोई टिकट मिल गई तो उसको इकट्ठा करेंगे, है ना। कोई मशीन के भाग मिल गए तो मतलब वो उनको अपने टॉय के रूप में या कैसे भी इकट्ठा करने लग जाते हैं, है ना। पत्थरों के टुकड़ों का संचय करेंगे, इससे तो मैं ये बनाऊंगा, या कुछ भी क्रिएटिव वर्क करना चाहते हैं तो वो संग्रह करने लग जाते हैं, है ना, कलेक्शन का काम करने लग जाते हैं। तो संग्रह करने की प्रवृत्ति भी इस अवस्था में बहुत ज़्यादा पाई जाती है ना। और इसके बाद देखिए 11वीं विशेषता है निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति। इस समय क्या होता है कि मतलब बिना किसी उद्देश्य की भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है। कौन सी अवस्था में, बाल्यावस्था में। मतलब बालक बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमने लग जाता है ना।
उसको अच्छा लगता है, ये एज अवस्था ऐसी होती है। मनोवैज्ञानिक बर्ट ने अपने अध्ययनों के आधार पर क्या बताया है कि लगभग 9 वर्ष के बालकों में आवारा घूमने, बिना छुट्टी लिए विद्यालय से भागने और आलस्य पूर्ण जीवन व्यतीत करने की आदतें सामान्य रूप से पाई जाती है। कितने वर्ष के बालक में? 9 वर्ष के बालक में। कौन बता रहे हैं? बर्ट बता रहे हैं। बर्ट ने बताया है कि ये जो एज है ना 9 वर्ष के आसपास, इसमें बच्चे क्या करते हैं? आवारा घूमने, बिना छुट्टी लिए विद्यालय से भागना और आलस्यपूर्ण जीवन, ये इस तरीके की आदतें थोड़ी सी बच्चों में पड़ जाती हैं। तो एक पॉइंट आप ये याद रखेंगे, निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति कौन सी अवस्था में पाई जाती है? बाल्यावस्था में। ठीक है। इसके बाद देखिए 12वां पॉइंट है काम प्रवृत्ति की न्यूनता। इसमें क्या होता है? बालक में काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है। ठीक है। बाल्यावस्था में, कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में। वह अपना अधिकांश समय मिलने जुलने, खेलने कूदने, पढ़ने लिखने में व्यतीत करता है। वह बहुत सी कम अवसरों पर अपनी काम प्रवृत्ति का प्रदर्शन कर पाता है। तो काम प्रवृत्ति की न्यूनता पाई जाती है इस अवस्था में। इसके बाद देखिए 13वां पॉइंट है सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। इस अवस्था में क्या होता है? बालक में सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होती है ना। वह अपना अधिक से अधिक समय दूसरे बालकों के साथ व्यतीत करने का प्रयास करता है। बालक क्या करता है? जितना भी उसके पास समय है ना, वह दूसरे बालकों के साथ व्यतीत करेगा। और इस संबंध में देखिए रॉस क्या कह रहे हैं? रॉस ने कहा है कि बालक प्राय अनिवार्य रूप से किसी न किसी समूह का सदस्य हो जाता है, जो अच्छे खेलने और ऐसे कार्य करने के लिए नियमित रूप से एकत्र होता है जिनके बारे में बड़ी आयु के लोगों को कुछ भी नहीं बताया जाता है। तो बच्चा क्या करता है? ग्रुप में रहने लग जाता है, समूह बना के रहने लग जाता है ना। तो सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता इस समय पाई जाती है। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में, है ना। बच्चा क्या करता है इस समय? वह स्वयं को समूह का सदस्य बना लेता है। जो बच्चा होता है ना, वह स्वयं को समूह का सदस्य बना लेता है। उसमें सहयोग भावना, प्रेम, है ना, अधिक और अहम की भावना कम होने लग जाती है। सहयोग और प्रेम की भावना तो अधिक होने लग जाती है, और जो अहम होता है ना, उसकी भावना कम होने लग जाती है। और इस आयु में बालकों को गैंग एज के नाम से भी पुकारा जाता है, यानी कि टोली या समूह बनाते हैं। इस उम्र में क्या होता है? वो टोली बनाते हैं या कह सकते हैं समूह बनाते हैं, है ना। तो इस उम्र को, इस आयु में बालकों को क्या कहते हैं? गैंगेज, है ना। अपनी गैंग बना लेते हैं, गैंगेज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप याद रखेंगे बाल्यावस्था के बारे में। सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता पाई जाती है बच्चे में। इसके बाद देखिए सामूहिक खेलों में रुचि। जो सामूहिक खेल होते हैं उसमें, यानी कि ग्रुप गेम्स होते हैं, जो ग्रुप में गेम्स होते हैं, तो उनमें बच्चों की रुचि होती है बालक की, है ना। बालक को 6 या 7 वर्ष का जो बालक होता है, 6 या 7 वर्ष की आयु में छोटे समूह में और बहुत काफ़ी समय तक खेलता है। बच्चा क्या करता है इस उम्र में? समूह में खेलना पसंद करता है और बहुत लंबे समय तक भी खेलता है। खेल के समय बालिकाओं की अपेक्षा बालकों में झगड़े अधिक होते हैं। देखिए, अब जब जहाँ पे बच्चों का गेम होगा तो वहाँ झगड़े भी होंगे, और खेल के समय में क्या होता है? बालिकाओं की अपेक्षा बालकों में, यानी कि जो लड़के होते हैं ना, उनमें ज़्यादा झगड़े होते हैं। और 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक दलीय खेलों में भाग लेने लगता है। इसमें भी देखिए स्ट्रैंग ने कहा है, स्ट्रैंग क्या कह रहे हैं? स्ट्रैंग कह रहे हैं ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक ना खेलते हों। किसने कहा है ऐसा? स्ट्रैंग ने कहा है। ठीक है। इसके बाद देखिए 15वां पॉइंट है रुचियों में परिवर्तन। अब देखिए बालक की रुचियों में निरंतर लगातार परिवर्तन होता रहता है। मतलब ये जो अवस्था ऐसी है कि बालक की जो इंटरेस्ट है ना, वो चेंज होता रहता है। मतलब बालक की जो रुचियां हैं वो परिवर्तित होती रहती हैं। वे स्थायी रूप धारण न करके वातावरण में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती रहती हैं। इसमें देखिए जो कॉल और ब्रूस ने क्या कहा है? देखिए 6 से 12 वर्ष की अवधि की एक अपूर्व विशेषता है मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन। क्या कहा है कॉल व ब्रूस ने? कि 6 से 12 वर्ष की अवधि की एक अपूर्व विशेषता है मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन। तो ये थी बाल्यावस्था की विशेषताएं, और उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर भी कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही पास में आपको एक बेल आइकन भी दिखाई देगा, उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।